सीमा सुरक्षा बल पश्चिमी कमान के विशेष महानिदेशक माननीय श्री पी.वी. रामाशास्त्री जी, सीमा सुरक्षा बल के पश्चिम कमान के महानिरीक्षक श्री सतीश चंद्र बुड्ढाकोटी जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के डायरेक्टर प्रोफेसर गौरी शंकर जी, सीमा सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक श्री दलजीत सिंह संधा जी, यहाँ पर उपस्थित बीएसएफ के सभी माननीय अधिकारीगण, आईसर के सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी उपस्थित गणमान्य महानुभाव और आदर के योग्य मेरे सभी युवा साथियों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो मेरे आज जिन युवा साथियों को अपना लंबा सपना पूरा करने का आज एक अवसर मिला है और आप देश की सेवाओं के लिए आज आपको सरकारी नौकरी मिलने जा रही है, मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके चेहरे की चमक और मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। कईयों का लंबा इंतजार, कईयों के बार बार प्रयास, कईयों का पहली बारी में नंबर भी लग गया होगा, क्योंकि मैं जब टेरिटोरियल आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर भर्ती होने के लिए गया था तो मेरे साथ उस समय कई ऐसे युवा थे जो जिनकी 6वीं 7वीं बारी के वो ग्रुप डिस्कशंस में और बाकी सब में हमारे साथ आते थे। तो मैंने देखा कईयों को थोड़ा समय लगता है, कई पहली बारी में क्रैक कर जाते हैं, लेकिन कुल मिला के सबके मन में एक सपना होता है कि हमें माँ भारती की, भारत माता की सेवा करनी, हमें अपने देश को आगे लेकर जाना है और वो जिम्मेदारी आज आप सबके कंधों पर आई है। मुझे पूर्ण विश्वास है ना केवल आप सरकारी नौकरी प्राप्त करने आए हो, आपके मन में एक सेवा भाव अवश्य होना चाहिए। ये केवल वर्दी पहनने का काम नहीं है, केवल नौकरी पाने का काम नहीं है, ये तो एक अवसर है कि आप इस समाज में एक परिवर्तन ला सकते हैं और जो कमियां कभी आपने पहले देखी होंगी वो आज आप पूरा कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और इसको सरल और सुविधाजनक कर सकते हैं। और आज के युवाओं से तो बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज दुनिया जब भारत की ओर देखती है तो ये भी देखती है कि दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से अगर एथलेटिक्स में जेवलिन का सबसे लंबी थ्रो 88.17 मीटर किसी ने फेंकी और गोल्ड मेडल वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में किसी ने आज जीता है तो भारत के नीरज चोपड़ा ने जीता है। और यही नहीं, पहले 6 खिलाड़ियों में 5वें और 6वें नंबर पर भी हमारे भारत के खिलाड़ी किशोर जेना और मनु डीपी आए। ऐसे स्टीपल चेस में हमने अच्छा किया, 4x400 मीटर रिले में हमने अच्छा किया, पहले से बेहतर परफॉर्मेंस की। हाल ही के दिनों में अगर कुछ वर्षों में अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा अभी हमारे रेसलर्स वर्ल्ड चैंपियन बन के आए हमारे जो, और उसी के साथ अंडर 20 में वो तो एशियन गेम्स हमने हॉकी में जीती, मेंस एंड वुमेन्स जूनियर हॉकी एशियन गेम्स हमने जीती, एशियन चैंपियनशिप जीती। और यही नहीं, इसके साथ साथ हमने आर्चरी में भी कंपाउंड में रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दी है। अन्य खेलों में भी भारत शानदार कर रहा है। ये क्यों बदला? ये सोच बदली तो देश बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलों के प्रति अपनी जो इच्छा, जो उनके स्पोर्ट्समैन को बढ़ावा देने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए, मोदी जी एक खेल प्रेमी भी हैं तो एक खेल प्रशासक के रूप में भी, खेल प्रमोटर के रूप में भी उन्होंने इसको बढ़ावा दिया। बजट 3 गुना ज़्यादा कर दिया, टॉप्स जैसी योजनाओं को लेकर आए, खेलो इंडिया जैसी योजनाओं को लेकर आए और
23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देश में खुलवा दिए। और अब जो एक मांग और थी, 1000 खेलो इंडिया सेंटर एक वर्ष में हम इसी साल में पूरे देश भर में खोलकर दे देंगे। और 1000 फॉर्मर चैंपियन एथलीट को नौकरी भी उसमें हम देने वाले हैं, ताकि वो बाकियों को प्रशिक्षण दे सकें। यह भी भारत सरकार ने करके दिया है। हमारे खिलाड़ियों को एक के बाद दूसरी सुविधा मिल रही है। इसी तरह से ही हमारे चंद्रयान मिशन की अगर हम बात करें, जितनी कई बॉलीवुड की पिक्चरें 600 करोड़ रुपए में नहीं बनती, भारत ने 615 करोड़ रुपए में चंद्रयान मिशन को सफल कर दिया है। जो दुनिया के और देश नहीं कर पाए, वो हमारे भारत ने किया है। इसमें भी भारत के वैज्ञानिकों की, भारत के युवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है। भारत के युवाओं का सामर्थ्य, भारत के वैज्ञानिकों का सामर्थ्य, भारत का सामर्थ्य इससे नजर आता है। हमसे पहले केवल यूएस, चाइना और रशिया कर पाए थे। भारत चौथा देश बना, लेकिन साउथ पोल पे लैंड करने वाला भारत पहला देश दुनिया में बना है कि जिसने लैंडिंग जो है वो साउथ पोल पे, वहां पे विक्रम लैंडर की हुई है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। भारत के लिए नई संभावनाएं खड़ी होती हैं, नए अवसर खड़े होते हैं। स्पेस सेक्टर को अगर आज से 40 साल पहले खोल दिया होता, 30 साल पहले भी खोला होता, तो आज भारत के पास बहुत सारी संभावनाएं होती। आज प्राइवेट सेक्टर में हमारे युवा, ये हमने कोविड के टाइम पे स्पेस सेक्टर को खोला और मात्र 14-15 महीनों के अंदर भारत की प्राइवेट कंपनी ने अंतरिक्ष में रॉकेट भी छोड़ दिया, सफल। 104 साथ में सैटेलाइट छोड़ने का काम भारत से होता है और इतने कम दाम पे होता है कि आज दुनिया भर के देश भारत की ओर देखते हैं स्पेस सेक्टर को लेके। एक नया क्षेत्र हमारे लिए खुल रहा है जहां पर रोजगार की संभावनाएं होंगी, देश के लिए धन इकट्ठा यानी कि कमाई करने का अवसर भी आएगा, रेवेन्यू जनरेट करने का अवसर आएगा। तो एक के बाद दूसरा क्षेत्र ऐसा खड़ा हो रहा है। जिस मोबाइल फोन से आप रिकॉर्डिंग करते हैं, मोबाइल फोन कहां से आते थे? विदेश से आते थे। लेकिन 5 साल पहले हमने निर्णय लिया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि देश में मोबाइल फोन बनाएंगे। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इंपोर्टर थे, आयात करने वाले। मात्र 5 सालों में दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गए। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फोन का निर्माता भारत बन गया है। यह भारत की ताकत है। और जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हमें हर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर करना है, लेकिन उसके लिए सुरक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और वो सुरक्षा हमारे सैनिक करते हैं, बॉर्डर पर हो या देश के अंदर हो, बाहरी ताकतों से हो या अंदर खतरों से हो। भारत को सुरक्षित रखने का काम हमारे सेना के जवान, हमारे अर्धसैनिक बलों के जवान, ये सब करते हैं। और आज यहां पर 231 वो युवा साथी मेरे बैठे हैं जो देश में 55,000 ऐसे युवाओं को अर्धसैनिक बलों में आज नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उनमें से 231 मेरे सामने बैठे हैं। आपको मैं बहुत बहुत बधाई और आपके परिवार वालों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन मित्रों, क्या मैं फिर वापस उस बात पे आ रहा हूं, क्या केवल सरकारी नौकरी पाना ही हमारा काम है? मैं एक उदाहरण देता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का। वो पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, फिर देश के प्रधानमंत्री बने। अब इसके बाद तो क्या दिखता है, प्रधानमंत्री बन के देश के, लेकिन दिन रात एक करके काम करते हैं। क्यों? लगता है देश के लोगों के जीवन में और सुधार लाना है, गरीबों का कल्याण करना है, देश को और आगे बढ़ाना है। और निरंतर अगर यहां अचीव करते हैं तो अगला टारगेट रख देते हैं, वो अचीव करो तो उससे अगला टारगेट रखते हैं। आपको भी अपने जीवन में केवल नौकरी पाना नहीं, अगला टारगेट क्या सुधार करना है, उससे अच्छा और क्या करना है, उससे अच्छा और क्या करना है। जब आप ये करोगे तो आपकी अपनी क्षमता बढ़ेगी, आपके डिपार्टमेंट की क्षमता बढ़ेगी, आपके देश के प्रति आपका योगदान कई गुना ज्यादा बढ़ेगा। अगर चंद्रयान मिशन के बाद मोदी जी भी धन्यवाद देके चले गए होते तो उससे ना होता। तो उन्होंने कहा
कि हमें अगली तैयारी शुक्र और सूर्य की ओर करनी है कि हमें उन अभियानों से भी जुड़ना है ताकि हमारी भारत का स्पेस सेक्टर में, ब्रह्मांड में और अध्ययन हम लोग कर सकें कि क्या क्या है। और दुनिया के देश आज भारत की ओर एक बड़ी निगाह से देख रहे हैं। वो भारत में उम्मीद देखते हैं, भारत के युवाओं में उम्मीद देखते हैं, भारत के सामर्थ्य में उनको विश्वास है और इन पे हमें खरा उतरना है। और हमारे लिए तो देखिए ये इससे बड़ा अवसर क्या होगा कि हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उस समय हमने उस देश को पछाड़ा है जिस देश ने 200 साल से ज्यादा भारत के ऊपर, या मैं कहूं भारत को उसके गुलाम रहना पड़ा 200 साल। इंग्लैंड की मैं बात कर रहा हूं, वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, भारत 10वें नंबर की थी 2014 में। लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था कहा जाता था, लेकिन आपने एक सही नेता को, सही सरकार को चुना तो इन्हीं 9 सालों में मोदी जी ने और उनकी सरकार ने 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। इसका लाभ किस किस को मिलता है? कई बार लगता है अच्छा इकोनॉमी बड़ी बन गई, मोबाइल फोन यहां पे बन गए, क्या हुआ? अगर यहां पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हुई तो रोजगार युवाओं को मिला। अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी तो लाभ किसको मिला? गरीब कल्याण, जरूरतमंद को लाभ मिला, किसानों को लाभ मिला। आज से 9 साल पहले जो किसानों को जो दाम मिलता था उससे दुगना दाम गेहूं और धान में मिलता है। दुनिया भर में खाद के दाम 3 गुना ज्यादा हो गए, डैप के दाम भी, यूरिया के दाम भी 3 गुना ज्यादा हो गए। लेकिन भारत में हमने 1 रुपया दाम नहीं बढ़ने दिया, किसानों के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ने दिया। ये लगातार प्रयास उस दिशा में जारी है, खरीद भी ज्यादा की और दाम भी बेहतर दिए। इसलिए अर्थव्यवस्था बढ़ने का मतलब है देश के लिए और सुविधाएं। और जब मैं गरीब कल्याण की बात करता हूं तो जो 70 साल में नहीं हो पाया वो 9 साल में हुआ। 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान बनाकर दे दिए, 12 करोड़ बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर दे दिए, 13 करोड़ के लगभग शौचालय बनाकर दे दिए, 20,000 गांव में बिजली नहीं पहुंची थी, लाखों घरों और गांव तक बिजली पहुंचा दी। और जो पानी लेने के लिए भी कई घंटे इंतजार करना पड़ता था, कई किलोमीटर जाना पड़ता था, वो 13 करोड़ घरों को नल से जल देने की सुविधा कर दी। जो गरीब अपना इलाज नहीं करवा पाता था, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में आयुष्मान भारत योजना में करवा दिया। कोविड वैक्सीन जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं बना पाए, वो हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने, हमारी भारत की फैक्ट्रियों ने बनाया भी और 220 करोड़ वैक्सीन आपको मुफ्त में लगाई भी। 80 करोड़ भारतीयों को 2.5 साल तक मुफ्त में अनाज, 4 लाख करोड़ का अनाज बिल्कुल मुफ्त में देने का काम कोविड के समय दुनिया का कोई देश कर पाया है। सब बातें तो केवल हमारा भारत कर पाया है मेरे भाई और बहनों। ये ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये दोनों को बल देने का कार्य भी हमने किया है। कंप्लायंस बर्डन को कम किया है। आप भी जब अपनी नौकरी प्राप्त करें तो आपको भी देखना चाहिए कि कौन से ऐसे कंप्लायंस बर्डन है जिनको हमें कम करना चाहिए। आपको देखेंगे, आपको अपनी कार्यप्रणाली में भी नजर आएगा कि आखिर ये इतनी इतनी लेयर्स क्यों डाल रखी हैं। 63,000 कंप्लायंसेस होती हैं अलग अलग सेक्टर्स की मिला के, 40,000 हमने कम कर दी, खत्म कर दी है। अभी उसको और कम कर रहे हैं। 1500 पुराने कानून जो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे थे उनको खत्म कर दिया ताकि आसानी हो। बहुत सारे केसेस में आपको जेल हो जाती थी, अब आपसे वो गलतियां होंगी तो आपको जेल नहीं होगी, हमने वो भी प्रावधान किए हैं। दूसरा, ऐसा भी बहुत सारे होता था कि कोई कामकाज करना चाहता है, कंपनी रजिस्टर करने के लिए 2-2 महीने लग जाते थे। अब आप मात्र 2 दिन के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हो। बैंक खाता खुलाने के लिए कभी अपने माता पिता से पूछना, 2 लोगों को बैंक साथ में लेके जाना पड़ता था तब जाके बैंक खाता खुलता था, कई बार वो भी नहीं खोलते थे। अब तो आपके घर में आके बैंक खाता खोलने की सुविधा कर दी। ये कहने के लिए छोटी बात लगती है। क्लास 3 क्लास 4 की नौकरियों के लिए आप कागज दे नहीं थकते थे,
और अटेस्टेशन कराने के लिए जाना पड़ता था नोटरी के पास, कभी किसी एमएलए से करवा देते थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा मुझे अपने देश के युवाओं पर विश्वास है, वो खुद अपने आप ऑथेंटिकेट करके दे दें, हम मान लेंगे कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। ये कौन देश करता है? ये भारत में मोदी जी ने किया। तो करोड़ों लोग जो फोटोकॉपी कराने में व्यस्त रहते थे, आज उनकी दिक्कतों को भी कम किया। और जो इंटरव्यू में हेरा फेरी ना हो, आपके अगर नंबर अच्छे हैं तो आपको नंबर के आधार पर मेरिट पे ही बगैर इंटरव्यू के भी रखने का काम किसी ने शुरू किया, तो ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही शुरू किया है। ये बड़ा बदलाव है मित्रों। ये कहने के लिए आसान लगता है, लेकिन 70 साल में नहीं बदला था। एक छोटा उदाहरण मैं आपके सामने और बताता हूं। हमारे देश में 74 एयरपोर्ट थे 2014 तक, कुछ आजादी से पहले के भी थे। हमने पिछले 9 साल में 75 नए एयरपोर्ट बनाए। ग्रामीण सड़कें 3,20,000 किलोमीटर थी, हमने 7,20,000 किलोमीटर कर दी 9 साल में। 5 शहर मुश्किल से मेट्रो से जुड़े थे, हमने 15 जोड़ दिए। आधा किलोमीटर भी रेलवे मेट्रो नहीं बनती थी दिन में, हमने 1.5 किलोमीटर दिन में बनाते हैं। दुनिया की चौथी सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम हमारे भारत का हो गया, और अगले 3 साल के अंदर हम पहले या दूसरे स्थान पर आकर खड़े हो जाएंगे। यही नहीं, केवल 7 IIT थे, 7 IIM थे, आज 16 और 14 हो गए। और जब वो मात्र 500-600 मेडिकल कॉलेज थे, हमने पिछले 9 साल में 700 नए मेडिकल कॉलेज खोल दिए। पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें दुगनी से ज्यादा कर दी। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत में करना चाहो तो सब संभव होता है, इच्छा शक्ति चाहिए। और ये सारे काम करके दिखाए। वंदे भारत एक भी नहीं थी 2014 में, आज 28 ट्रेनें हमने वंदे भारत की शुरू कर दी हैं। ये अपने आप में दिखता है कि कैसे भारत ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। आज सबसे आधुनिक, सबसे आरामदायक ट्रेन अगर कोई चली है तो वंदे भारत है, और ये 100% मेक इन इंडिया है। आत्मनिर्भर भारत की पहचान आज वंदे भारत बनकर उभरी है मेरे भाइयों का। और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि एक के बाद दूसरे क्षेत्र में हम अच्छा कर रहे हैं। इस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया गया, मोटे अनाज को लेकर। यह मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि हमारे किसान तो मोटा अनाज खाते थे, समाज में बहुत सारे वर्ग भी खाते थे, लेकिन अंग्रेज आए, साथ में अपना अनाज भी यहां पर वैसी तरह के देके चले गए। ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे मोटे अनाज में, मिलेट्स में है, और हमें अपने किसानों को भी प्रेरित उस दिशा में करना है। पंजाब में जो धान लगता है, हरियाणा में लगता है, कितना पानी, अब तो पानी एक्सपोर्ट ज्यादा करते हो, अपने इलाकों में पानी कम हो गया। बहुत सारी बेल्ट ऐसी जहां फर्टिलाइजर डाल डालकर पंजाब में कैंसर के पेशेंट कितने इस और बढ़ गए। हम समय के साथ साथ उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। हम नेचुरल फार्मिंग की ओर कैसे बढ़े, वो बहुत आवश्यक है। मैं सारी बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जीवन के अलग अलग हिस्से हैं। जहां तक बॉर्डर की बात आती है, आज एक नई चुनौती है कि ड्रोन के माध्यम से आज आदमी नहीं अंदर भेजना पड़ता, ड्रोन आता है, वो नशे के पैकेट फेंकेगा, पिस्तौल फेंकेगा, थोड़े पैसे फेंकेगा खेत में, बॉर्डर में, और चला जाएगा। बॉर्डर पुलिस वाले उसको गिराते हैं, लेकिन बहुत सारे आकर फिर भी नशे को ऐसे फेंक रहे हैं। और हमें अपने पंजाब को नशों से बचाना है, और बचाने के लिए हमें बॉर्डर को बहुत मुस्तैदी के साथ बचाना है। आतंकवादियों की घुसपैठ से भी, हथियारों के फेंकने से भी, नशों की खेप पहुंचाने से भी। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपकी जहां पे भी सेवाएं हो, ITBP में हो, CISF में हो, BSF में हो, जहां पे भी आपको अवसर मिलने वाला है, आप वहां पर अपना योगदान दीजिए। कई बार एयरपोर्ट पे भी एक छोटी सी आपकी गलती, जो CISF में जाने वाले उनको कहना चाहता हूं, एयरपोर्ट में छोटी सी भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। एक गलत आदमी एक गलत हथियार को लेकर अगर जहाज पे चढ़ जाए
तो पूरे देश के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। जब तक हमें उस जिम्मेदारी का आभास नहीं होगा, तब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि क्या क्या हो सकता है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि जहां पर भी रहें, चौकस रहें और ये सोच कर जाएं कि देश के लिए चलें। देखिए, जब चीन की सेना ने डोकलाम में घुसपैठ करने का प्रयास किया, उनके इरादे नेक नहीं थे, लेकिन हमारे जवान वहां पर मुस्तैदी के साथ खड़े थे। ऐसा मुंह तोड़ जवाब उन्होंने वहां पर उनको बार बार दिया कि अब वापस आंखें उठाकर भारत की ओर चीन देखता नहीं। ये भारत की सेना की ताकत है, भारत की सैनिकों की ताकत है। और उसमें हमारे इस बेल्ट के बहुत सारे नौजवान थे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड के। और मैं कहना चाहता हूं आप सबसे कि आइए, हमें जो अवसर इस सरकार में मिला है, ये शुरुआत तो 22 अक्टूबर 2022 को धनतेरस के दिन मोदी जी ने की थी, और ये शानदार शुरुआत से अब तक 5 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। सरकारी नौकरियां 5 लाख मिल चुकी हैं, और आज 55,000 अर्धसैनिक बलों में और जुड़ने वाले हैं। आप सबको एक बार फिर हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से भारत के युवाओं ने अपनी एक ताकत और करके दिखा दी कि हम दुनिया भर में कहीं नहीं थे स्टार्टअप्स में, लेकिन भारत के नौजवानों ने दुनिया भर में भारत का तीसरा स्थान स्टार्टअप इकोसिस्टम में, हम दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। 1 लाख स्टार्टअप देश में बन गई, जिससे करोड़ों लोगों को रोजगार भी मिला, और 100 से ज्यादा कंपनीज हमारी यूनिकॉर्न बन गई, यानी कि एक एक कंपनी 85-8500 करोड़ रुपए की हो गई है, कम से कम, कई तो लाखों करोड़ में चले गई। तो ताकत भारत के युवाओं की है। तो मैं आप सबसे इतना ही अनुरोध करूंगा, केवल यहीं मत रुकिए, यहां से भी आगे आपका बहुत इंतजार होगा। परेशानियां बहुत आएंगी आपके सामने, आप कई बार मनोबल भी आपका गिरेगा, लेकिन डरना मत। एक ही सोचना, हर जिंदगी में एक मुश्किल इम्तिहान होता है। परेशानियों से भागना बहुत आसान होता है, भागने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ही जहां होता है। और आप जैसे युवा तो अपनी मेहनत, अपने प्रयासों से, अपने बलबूते पर भी यहां तक पहुंचे हैं। ये आपको किसी ने नौकरी दी नहीं, आपकी क्षमता थी तो आपको मिली है। सरकार ने केवल आपको अवसर दिया है, और मोदी सरकार लगातार आपको आगे भी अवसर देती रहेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है आपके हाथों में नए भारत की नई तस्वीर हम देखना चाहते हैं। आपके माध्यम से हम नए भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। आपके माध्यम से नए भारत को नई सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, और आप सबके माध्यम से ही हम नए भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, डेवलप्ड इंडिया बनाना चाहते हैं, जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंत में मैं इतना ही कहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो पंच प्रण की बात कही है वो यही है कि पहला, भारत को विकसित भारत बनाना, दूसरा, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाना, तीसरा, भारत के गौरवशाली इतिहास पे गर्व करना, चौथा, एकता एकजुटता को बनाए रखना, और पांचवा, नागरिकों के कर्तव्य पालन करना, नागरिकों को अपना कर्तव्य पालन करना। केवल अपने अधिकार नहीं मांगने हैं, अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। और हम सब की जिम्मेदारी ये है कि हम भारत को आगे बढ़ाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बोले भारत माता की, भारत माता की।